वक्फ कानून पर देश भर में मचे बवाल के बीच बिहार से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और यह खबर आ रही है जेडीयू की तरफ से, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बैठक बुला ली और इस बैठक ने सियासी हलचल को तेज कर दिया है। क्योंकि आप जानते हैं इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जब वक्फ कानून आया है तो जाहिर है इसका असर इन चुनावों पर जरूर पड़ेगा। ऐसे में सभी की निगाहें नीतीश कुमार पर थी और हालांकि यह भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जब बहुत ज्यादा मौन रहते हैं तो वो कोई बड़ा फैसला लेने वाले होते हैं। ऐसे में जब से समर्थन की खबर आई कि जेडीयू ने पूरी तरह समर्थन दे दिया है वक्फ कानून को, और उसके बाद से नीतीश कुमार पर, पूरी जेडीयू पर सवाल खड़े होने लगे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि नीतीश कुमार ने हथियार डाल दिए। सवाल ये भी उठे कि क्या नीतीश कुमार को ईडी सीबीआई का डर दिखाया गया। बहुत सारी चीजें बताई गई और अब नीतीश कुमार की फिर खामोशी पर भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में जब मुस्लिम नेताओं का दबाव बढ़ा है, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रवैया देखने को मिला, जिस तरह से नाराजगी खुलकर सामने आई, जो मुस्लिम नेता थे जिनके सहारे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी नीतीश कुमार की तरफ से, मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश की गई थी, जब वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी कामयाब नहीं हुई तो उसके बाद अब नीतीश कुमार अचानक से एक्टिव नजर आए हैं और उनका जो एक्टिवनेस है इसने बिहार से लेकर पूरे देश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। तो अविनाश जी, क्या लगता है आपको अचानक से जो ये मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में जिस तरह से नीतीश कुमार सिर्फ अपने मंत्रियों से मिल रहे हैं, मतलब जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी, विजय चौधरी, इनकी से जो मुलाकात की खबरें आ रही हैं, क्या मायने हैं इस अचानक से हुई मुलाकात के? क्या कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं नीतीश कुमार? हाँ, जिस तरीके से जो घटनाक्रम इस समय बिहार में चल रहा है, आमतौर पर सीएम कोई मीटिंग बुलाता है तो या तो सेक्रेटरीट में उनके कार्यालय में होती है या वो अपने आवास पर से इस तरीके की मीटिंग बुला लेते हैं। लेकिन ये पहली बार इस तरीके का देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने मंत्री के साथ मीटिंग करने के लिए उसके घर पर जा रहे हैं। जिस तरीके से वो अशोक चौधरी के पास पहुंचे या विजय चौधरी के घर पर पहुंचे, ये दोनों मंत्री नीतीश कुमार के बहुत करीबी भी माने जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने जो महागठबंधन से इस बार जो एनडीए में वापसी की है, उनके पीछे भी लोगों का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। और नीतीश कुमार एक के बाद एक मंत्री के घर जिस तरीके से जा रहे हैं, और खाली मंत्रियों के घर ही नहीं गए हैं, वो चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार के घर पर भी गए हैं, उनके साथ में भी बैठक की है। तो ये जो नीतीश कुमार की कोई बहुत बड़ी रणनीति का तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से वक्फ जो बिल आया, जो कानून बन गया है, उसको लेकर बिहार में जिस तरीके की सुगबुगाहट चल रही है और उसका नीतीश कुमार को भी दिखाई दे रहा है कि वो बहुत गलत स्टेप उठा चुके हैं। और उनको इस चीज़ का एहसास तो होने लगा था कि जब उन्होंने रोज़ा इफ्तार की पार्टी दी थी और जो जितने भी वहाँ के मुस्लिम संगठन थे और उन सभी संगठनों ने जो हर बार नीतीश कुमार की रोज़ा इफ्तार में शामिल होते थे, उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया था। उसके बाद भी जेडीयू को लग रहा था कि नहीं, चलो भाई, जो संगठन है वो पार्टी के हिस्सा तो नहीं है, लेकिन जो बाकी पार्टी के जो नेता हैं उनका सहयोग मिलता रहेगा। लेकिन जिस दिन से वक्फ कानून को, वक्फ बिल पर जेडीयू ने लोकसभा और राज्यसभा में पक्ष में वोटिंग की है, उसके बाद से आप देखिएगा सबसे ज़्यादा इस्तीफे यदि किसी पार्टी के अंदर हो रहे हैं तो वो जेडीयू के अंदर ही हो रहे हैं। जबकि जेडीयू वहाँ सत्ता में, सीएम उनका है और चुनाव करीब है, और इस चुनाव में नीतीश कुमार तो लगातार इशारा भी कर रहे हैं कि वो इस बार मुस्लिमों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देंगे। और उसके बावजूद उनकी पार्टी में इस तरीके की भगदड़ मचना ये साफ साफ बता रहा है कि वक्फ को लेकर नीतीश कुमार अपने एक तरीके से उन्होंने सेल्फ गोल कर लिया है। और अब उससे बचाव के लिए जिस तरीके के, क्योंकि अब उन्हें, क्योंकि चुनाव में तो बीजेपी का किस तरीके का समर्थन मिलता है, ये तो 2020 में नीतीश कुमार देख ही चुके हैं। उन्हें, नीतीश कुमार को भी पता है कि जब तक वो खुद मजबूत नहीं होंगे तब तक वो बिहार का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और बीजेपी की जो रणनीति चल रही है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव तो जरूर लड़ लेते हैं, लेकिन जब नतीजे आएंगे और सत्ता यदि मिलती है तो नीतीश कुमार की जगह वो अपना सीएम बना देगी। तो अब नीतीश कुमार उससे बचने की भी कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से वो मुलाकात कर रहे हैं अपने नेताओं से, अपने करीबियों से, वो इसी तरीके की तरफ संकेत दे रहा है। जी बिल्कुल, यानी साफ है कि नीतीश कुमार को लेकर जो दावे अभी तक किए जा रहे थे कि वो क्या पूरी तरह सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने ये बैठक बुलाई है, इसके बाद से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो बीजेपी की मंशा थी, और बड़ी बात ये है अविनाश जी कि जब जो अश्विनी चौबे का बयान आया है उप प्रधानमंत्री बनाने को लेकर, उसके बाद इस तरह की हलचल देखने को मिली है। यानी जो दावे ये किए जा रहे थे कि बीजेपी उनका रिटायरमेंट प्लान तैयार कर रही है, पूरी तरह से बीजेपी की रणनीति ये थी कि कैसे भी करके नीतीश कुमार को इतना कमजोर कर दिया जाए बिहार में कि वो उन बार्गेनिंग पावर उनके हाथ से चली जाए। जिन मुस्लिम वोटों के दम पर वो अभी तक बीजेपी पर एक दबाव बनाते आए थे,
बीजेपी को जो उनकी जरूरत थी, कहीं ना कहीं वो मुस्लिम वोटर उनसे नाराज करवा दिया गया। बिल्कुल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस बिल को लाकर फिर उसे कानून बनाकर, जबकि दावे ये भी किए जा रहे थे कि ये सिर्फ बिल लाया जाएगा, इसको पारित नहीं करवाया जाएगा, लेकिन इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया, उसको कानून बनवाकर भी। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से नीतीश कुमार को कमजोर करने की रणनीति थी बीजेपी की, और शायद वो रणनीति बीजेपी की जो रणनीति थी वो नीतीश कुमार समझ चुके हैं, और इसीलिए अब वो एकदम एक्शन में और कोई बड़ा अब प्लान तैयार कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। हाँ, ये चीज़ तो है, लगातार कही जा रही थी कि बीजेपी इस बिल को संसद में लेकर तो आएगी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के बाद इसको पास कराया जाएगा, और उसका जो क्रेडिट है बिल को रोकने का जेडीयू को मिल जाएगा, ताकि जो जेडीयू का अल्पसंख्यक आधार है, जो मुस्लिम वोट है, वो जेडीयू के पाले में बना रहे। और जाहिर सी बात है, यदि इस तरीके का नीतीश कुमार इस काम में नीतीश तो यही सोच रहे थे कि जिस तरीके से बिल को लगातार अंतिम समय पर पेश किया गया, और ये कहा जा रहा था शायद पेश भी नहीं किया जाएगा, लेकिन बाद में जब अमित शाह का बयान आता है कि नहीं हम बिल को पेश करने वाले हैं, तब भी ये लगा था कि बिल शायद संसद में पेश तो कर दिया जाएगा, लेकिन इस पर चर्चा बाद में कराई जाएगी। संभवतः जो शीतकालीन सत्र होगा संसद का वो नवंबर दिसंबर में होता है, बिहार विधानसभा चुनाव उससे पहले हो जाएगा, तो बिहार विधानसभा चुनाव करवाने के बाद वह संशोधन बिल को पास कराया जाए। लेकिन बीजेपी की तो सीधी सीधी रणनीति थी कि भाई इस बिल को पास कराने से नीतीश कुमार को क्या फायदा है, नुकसान होता है? फायदा तो नीतीश कुमार को मिलना ही नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होना है। बीजेपी को जरूर थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता था, इसीलिए बीजेपी ने अपने फायदे के लिए, क्योंकि बीजेपी लगातार 2020 से पहले से ही नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए बफ बिल को लेके आया गया और उसको पास भी कराया गया। और अब जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को ये समझ में आ चुका है कि बाजी उनके हाथ से तेजी से फिसलती जा रही है, और क्योंकि चुनाव 6 महीने भी नहीं बचे चुनाव में, इसीलिए नीतीश कुमार अब जो मान के चलिएगा मुस्लिम समाज के लिए कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं, ताकि ये अपने आप को जो चेहरा है उसको बचाया जा सके। अब उसके लिए वो अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं, और जल्दी आप देखिएगा कि कोई बहुत बड़ी घोषणा कर भी सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार खामोश थे, अब अचानक से उनका एक्शन में आना ये बता रहा है कि वो समझ चुके हैं कि वाकई में, जैसा कि आपने कहा, कि अब बाजी उनके हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उससे पहले वो लगातार बीजेपी पर दबाव बना रहे थे, लेकिन बीजेपी मामले को लटकाती चली गई, जो है समय निकालती चली गई, और इसका असर ये हुआ कि महागठबंधन की तरफ से भी नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो गए। जिस तरह से मुस्लिम समुदाय जब छिटक गया और साफ साफ दिख गया लालू यादव की तरफ से बुलाई गई उस इफ्तार पार्टी में जब मुस्लिम संगठन पहुंचे, तो ये साफ संदेश चला गया कि अब मुस्लिम एक तरफा वापस से आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और जब आरजेडी की तरफ मुस्लिम संगठन शिफ्ट हो ही रहा है तो नीतीश कुमार की जरूरत नहीं बच जाती। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव ने उस दिन खुले तौर पर ऐलान कर दिया उसी इफ्तार पार्टी में कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और अगर महागठबंधन को जीत मिलती है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनाए जाएंगे। यानी महागठबंधन ने साफ साफ संदेश पहुंचा दिया नीतीश कुमार को कि अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। और इसी के चलते, क्योंकि अब नीतीश कुमार ये भांप चुके हैं कि ना तो महागठबंधन में उनकी जरूरत रह गई है, और अगर वो एनडीए के साथ रहते हैं तो सीएम किसी भी कीमत पर उन्हें यहां नहीं बनाया जाएगा। और इसीलिए एक दिन पहले जब अश्विनी चौबे का बयान आता है कि उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, तो इसको जेडीयू ने इस तरह से लिया कि कहीं ना कहीं उनका रिटायरमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है, नीतीश को पूरी तरह बिहार की राजनीति से आउट किया जा रहा है। और इसका असर भी देखने को मिला जब जेडीयू के नेता की तरफ से तुरंत बयान आ गया था, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि अमित शाह ने खुद ये ऐलान किया है कि 2025 का जो चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया जाएगा। यानी कि साफ है कि सीएम पद को लेकर खींचतान एक बार फिर तेज हो गई है, और अब नीतीश कुमार एक बड़ा प्लान बनाने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी के अंदर इसको लेकर क्या हलचल मचती है, और नीतीश कुमार ने जो प्लान बनाया है उससे बीजेपी को कितना नुकसान होता है, या नीतीश कुमार अपने मुस्लिम समुदाय जो उनसे नाराज हो गया है उसे मनाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। यानी कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव जितना नजदीक आता जा रहा है उतना ही बिहार की राजनीति दिलचस्प होती जा रही है, जिस पर हमारी निगाहें लगातार बनी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।